स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी कौन सा टॉपिक करंट में पढ़ रहे हैं? हम लोग टिश्यूज टॉपिक पढ़ रहे हैं। टिश्यूज में हम लोगों ने बहुत सी चीजों को देख लिया है। लास्ट टाइम एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू कवर अप कर लिया, कनेक्टिव कवर अप कर लिया, मस्कुलर चल रहा था। मस्कुलर में मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चार्ट बनवाई थी, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था तीनों मसल्स के टाइप का, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक, और मैंने स्ट्रक्चर तक लाके छोड़ दिया था। तो मैं क्या कर रही हूं, उसी चीज को वापस से थोड़ा ब्रश अप करके कंटिन्यू कर रही हूं मस्कुलर टिश्यू को। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, वो चार्ट वापस से बनाओ, क्योंकि अपन को आगे भी कंटिन्यू चार्ट में ही करना है। ठीक है, पहला कौन सा था? पहला था स्केलेटल, स्ट्रिएटेड, या आप इसको स्ट्राइप्ड भी बोल सकते हो, एक नाम और लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, या फिर वॉलेंटरी मसल या मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो अपन इतना स्पेन में ये लिखेंगे तो एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, जो भी आप लिखेंगे इसमें लिखेंगे। उसके बाद सेकंड कौन सा आता है? स्मूथ, नॉन स्ट्रिएटेड, अनस्ट्राइप्ड एंड इनवॉलेंटरी। ठीक है, इसका इसके स्पेन में लिखेंगे, लाइन खींच दो। और तीसरा क्या आता है? कार्डियक। तीसरा क्या आता है? कार्डियक या फिर इनवॉलेंटरी। ठीक है, अब मैं पार्टीशन के लिए क्या करती हूं, एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूं, जिससे कि क्या हो, मिक्सअप ना हो। ठीक है, ये नीचे आ रहा था, इससे लाइन ड्रॉ कर दिया, इसमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अपन को समझ में आ जाएगा कि इसी सीक्वेंस में चलना है। ठीक है, अब अपन ने लास्ट टाइम कहां छोड़ा था, उसी को ही थोड़ा वापस से लेके अपन पढ़ते हैं। ठीक है, देखो अपन ने कहां छोड़ा था, अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, जो कि हमेशा और हमेशा आपकी बोन्स स्केलेटन से एसोसिएटेड रहते हैं। इनका मूवमेंट मेरे कंट्रोल में है, मेरे विल में है, तो वॉलेंटरी है। इन्हें स्ट्रिएटेड और स्ट्राइप क्यों बोला? वो सेल के स्ट्रक्चर के अंदर आ गया। हमने क्या देखा कि इनका स्ट्रक्चर लॉन्ग और सिलिंड्रिकल है, लॉन्ग और सिलिंड्रिकल है, और माइक्रोस्कोप में देखने पर ये जो स्केलेटल मसल का एक सेल है, उसके अंदर आपको धारियां नजर आएंगी, स्ट्राइप्स नजर आएंगी, स्ट्रिएशंस नजर आएंगे। वो इस तरीके से अरेंज होंगे कि आपको अल्टरनेट डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट बैंड्स नजर आएंगे। ठीक है, ये मैं बता चुकी थी। ये जो शुरू का टॉपिक है, ये अपन थोड़ा सा ब्रश अप करके चल रहे हैं। जैसे ये ऐसी है मसल, ठीक है, अब इसमें क्या था, ऐसे आपको स्ट्राइप्स नजर आए हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि ये बैंड बनेंगे, ये भरा हुआ डार्क बैंड, फिर छूटा हुआ लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड। ये क्या हो गया? डार्क बैंड। ये क्या हो गया? लाइट बैंड। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने आपको थ्योरी नहीं लिखाई थी, तो आपने जहां पर भी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट छोड़ा है, उसके नीचे से आप ये थ्योरी लिखना स्टार्ट कर दो। मैं तो सिर्फ क्या है, कंटिन्यूटी के लिए ये टॉपिक वापस से उठा रही हूं। ठीक है, आप इसकी थ्योरी में क्या लिखोगे? लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल है, और क्या होगा? स्ट्राइप्स आर सीन, स्ट्राइप्स नजर आते हैं। उसके साथ ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स, डार्क एंड लाइट बैंड्स। इसमें क्या देखा गया है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लियस एक से ज्यादा होता है, न्यूक्लियस एक से ज्यादा होता है, तो
मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड ये क्या ओवरऑल सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़े, जैसे अपन हमेशा लेते ना, इंट्रोडक्शन ले लिया फिर ये कैरेक्टरिस्टिक चल रहा है, ठीक है। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, इसमें मल्टी न्यूक्लियस है, इसमें क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। और अगर हम सेल के अंदर देखें तो और क्या क्या आता है सेल में, अबंडेंट साइटोप्लाज्म, अबंडेंट साइटोप्लाज्म। अब देखो इस सेल में एक और खासियत है कि इसके पास बहुत सारे भर भर के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो आपकी बॉडी किस पे टिकी हुई है, स्केलेटन पे, बोन्स पे टिकी हुई है। बार बार बोन्स का मूवमेंट एसोसिएट कराएगा मसल्स का मूवमेंट, या मसल्स को मूवमेंट कराना है तो बोन्स में भी कोई ना कोई मूवमेंट होगा। दिन भर आपको काम करना है, कभी आपको बहुत ज्यादा भी काम करना पड़ जाता है, तो आपकी बॉडी का या आपके सेल का पावर हाउस कौन है, एनर्जी करेंसी कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि मैंने सेल में पढ़ाया था आपको। तो जितने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उतनी ज्यादा आपके पास एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो एनर्जी आपके कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स को मिलेगी, उतने ज्यादा प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जितने ज्यादा प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे उतने ज्यादा मसल्स आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट प्रोवाइड कराएगी। कभी आपको रनिंग करनी है, मान लो कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई क्रिकेट प्लेयर है, कोई बैडमिंटन प्लेयर है, कोई स्क्वैश प्लेयर है, कोई एथलीट है, उसको घंटों घंटों ट्रेनिंग करनी है, घंटों घंटों एक फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत है, कंटिन्यूस आपको भागना है। यू आर कंटिन्यूसली यूजिंग द एसोसिएशन, द कोऑर्डिनेशन ऑफ द बोन्स विद द स्केलेटल मसल्स। तो इनको कंटिन्यूस काम करने के लिए, मसल्स को काम करने के लिए एनर्जी कौन दे रहा है, इसमें बैठे हुए बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो क्या लिखूंगी, ये अलग से ऐसे येलो चौक में लिख देती हूं। मैनी का मतलब होता है बहुत सारे नंबर। भाई अगर आप एक सेल में कंसीडर करें तो 2 से 3 होंगे, तो इसमें 2 से 3 से काफी अमाउंट में आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे। ऐसे कोई स्पेसिफिक नंबर याद नहीं रखना और कोई है भी नहीं। सो मैनी माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट, मैनी माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसा है, लॉन्ग स्फेरिकल विथ पॉइंटेड एंड्स, लॉन्ग स्फेरिकल विथ पॉइंटेड एंड, ऐसा लॉन्ग स्फेरिकल विथ पॉइंटेड एंड। इसमें क्या है, न्यूक्लियस एक ही है, बाकी साइटोप्लाज्म है और नॉर्मल जैसे सेल ऑर्गेनेल्स, सेल में नॉर्मल सेल जो पड़ा था वैसे ही है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें क्या है, एज सच कोई भी स्ट्रिएशंस और स्ट्राइप्स आपको माइक्रोस्कोप में देखने पे नजर नहीं आएंगे, ठीक है। ये जो शेप पोजीशन हम पढ़ रहे हैं ये भी एक्चुअली माइक्रोस्कोप में ही देखा गया है। जो भी एक पर्टिकुलर स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है, उसे देखकर माइक्रोस्कोपिक स्टडी के बिहाफ पर थ्योरी दी हुई है, ठीक है। तो स्ट्राइप्स आर नॉट सीन, स्ट्राइप्स आर नॉट सीन, तो एज सच कोई बैंड्स भी नजर नहीं आते हैं। So as such no bands are present। कोई दिख रहे हैं आपको बैंड्स, कोई धारियां लाइनें दिख रही हैं, कुछ भी नहीं दिख रही हैं, ठीक है। उसके बाद ये यूनी न्यूक्लिएटेड है, ये क्या है, यूनी न्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस होता है, बड़ा सा सेंट्रली लोकेटेड प्रोमिनेंट, बिग prominent, big prominent at the center, big prominent at the center, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वैसा ही होता है, इस पे स्पेसिफिकली हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाओ स्टूडेंट्स, ये कार्डियक मसल्स भी क्या है, लॉन्ग है, elongated and ब्रांच्ड, लॉन्ग, elongated एंड ब्रांच्ड, ऐसा कुछ सीन बनेगा,
लॉन्ग इलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड, लॉन्ग इलोंगेटेड एंड ब्रांच, ठीक है। इसमें भी एक ही न्यूक्लियस होगा सब में, लेकिन न्यूक्लियस की पोजीशन थोड़ी सी वेरी भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सेंट्रली लोकेटेड ही हो, ठीक है। तो क्या लिखूंगी इसमें, यूनी न्यूक्लिएटेड, यूनी न्यूक्लिएटेड। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, स्केलेटल मसल्स के बारे में हम लोग जब पढ़ रहे हैं, स्केलेटल मसल्स मेरे विल में है, मेरे कंट्रोल में है। जैसे मेरा स्केलेटन है, ये हैंड की बोन है, इसमें कोई भी मसल है, जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट करूंगी, जब चाहे घुमाऊंगी, जब चाहे ट्विस्ट करूंगी, जब चाहे टर्न करूंगी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। मैं पैर को चला के इधर चलूं, मतलब किसी भी तरीके से मैं मेरी मसल्स को कंट्रोल में कर सकती हूँ, और एक्चुअली ये मसल्स होती ही मेरे कंट्रोल में है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर हम बात करें वर्किंग एफिशिएंसी की, स्केलेटल मसल्स हमारे हिसाब से काम करती है, हमारे वे से उनकी स्पीड डिसाइड होती है। तो ऐसे स्केलेटल मसल्स की स्पीड क्या होगी, देखा जाए तो नॉर्मल, जिस तरीके से आप काम कराओगे मसल्स वैसे ही काम करेंगे। इधर आ जाओ, मैं कह रही हूं ये मसल्स आपकी वाइटल ऑर्गन्स पे रहती हैं, जो ऑर्गन्स आपको दिखते नहीं है, तो हो सकता है उनकी एसोसिएटेड मसल्स भी आपको नहीं दिखती। कब कब कहा मुझे, आपने खाना खाया, आपके ईसोफेगस में से खाना कब निकल गया, पेट में कब चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में कब आ गया, आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और ना ही मसल्स का मूवमेंट। भाई स्टमक में कुछ मूवमेंट होगा, ईसोफेगस में कुछ मसल्स का मूवमेंट होगा, तभी तो खाना नीचे जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। Due to contraction and relaxation of the muscles of esophagus, the food propels down towards the stomach and that procedure is known as peristaltic movement. मैं आपको डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाऊंगी, ठीक है, इसका लिंक है इसलिए भी बता रही हूं। तो अगर हम बात करें तो वाइटल ऑर्गन से एसोसिएटेड मसल्स धीरे 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 काम करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं खाना खाया फट से ईसोफेगस में चला गया, फट से स्टमक में चला गया, धीरे धीरे वो अपना काम करते रहते हैं। तो इनका जो काम है ये थोड़ा क्या है, स्लो है, ठीक है, क्योंकि ऑर्गन्स वाइटल है, इंपॉर्टेंट है। अनवांटेड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपको भी पेनफुल हो सकते हैं और आपके वाइटल ऑर्गन्स की वॉल्स को भी क्या करते हैं, डैमेज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप इस पे आ जाओ, कार्डियक मसल आर स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विथ आवर हार्ट ओनली। हमारा दिल हमेशा धड़कते रहना चाहिए, तभी हम जिंदा रहेंगे। जिस दिन हार्ट चलना बंद हो जाएगा उस दिन आप भी डेड हो जाओगे, ठीक है। तो इसकी मसल्स को क्या करना है, हमेशा फटाफट स्पीड में काम करना है, फटाफट स्पीड में काम करना है, जिससे कि आपकी हार्ट की जो एक रिदम होती है, हार्ट बीट होती है ना, लब डब ऐसे धड़कता है। आप अपने हार्ट पे हाथ रख के देखिए तो आपको लगेगा कि दिल धड़क रहा है। एक्चुअली वो धड़कने का मतलब होता है कि कार्डियक मसल्स क्या हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। रिदम मतलब जो हमेशा चलनी ही चाहिए, हमेशा एक प्रॉपर स्पीड में, हमेशा एक प्रॉपर वे में। ऐसा नहीं कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, बहुत देर तक हो गया और रिलैक्स ही नहीं हो रहा, या इतना ज्यादा रिलैक्स हो गया कि हार्ट ही फट गया। ऐसा इमेजिन कर सकते हैं ना हम। तो हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनको हमेशा काम करना है एक पर्टिकुलर रिदम में और अच्छी खासी स्पीड को मेंटेन। ऐसा नहीं बहुत धीरे धीरे हो रहा है, या मैं थक गया हूं, मैं अभी नहीं धड़कूंगा, आधे घंटे बाद धड़कूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, फॉर एवर स्पीड को मेंटेन रखना है। इसमें आपकी क्या है, मीडियम स्पीड मेंटेन रहती, क्योंकि वाइटल ऑर्गन से काम करना, थोड़ी स्लो ही मान लीजिए, और इसमें भी स्लो टू मीडियम। तो इन सबको कैसे लिखेंगे, चलिए स्टूडेंट्स लिखते हैं। इसमें अपन क्या लिखेंगे, मसल वर्क्स अकॉर्डिंग टू अस, मसल्स वर्क अकॉर्डिंग टू अस। So speed is स्लो टू मीडियम टू फास्ट। किसी भी तरीके से वर्क करा लो ना, स्लो हैंड का वर्क कराओ, मीडियम स्पीड से कराओ या फास्ट कराओ, हर तरीके से काम करेगा। लेकिन ये तीनों स्पीड कौन मेंटेन करेगा, मैं खुद मेंटेन करूंगी, ठीक है। इसमें क्या है,
मसल्स वर्क स्लोली, मसल वर्क स्लोली मतलब स्पीड से रिलेटेड बात कर रहे हैं। इसमें मसल्स ऑलवेज वर्क, हमेशा काम करना है क्योंकि दिल को हमेशा धड़कते हुए रखना है। मसल्स ऑलवेज वर्क्स विथ अ प्रॉपर कांस्टेंट, ऐसा नहीं कभी इतनी तेज हो गई या बिल्कुल कम हो गई, अब विद अ प्रॉपर कांस्टेंट स्पीड, हेंस शो रिदमिक मूवमेंट्स ऑफ। भाई मसल का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। वहां पर भी यही है, वहां पर भी यही है, यहां पर भी यही है, पर एक्सप्लिसिटली मैं इसमें रिदमिक क्यों लिखवा रही हूं? क्योंकि स्पीड हमेशा कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। हेंस शो रिदमिक मूवमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, एक काम करिए स्टूडेंट्स, इतना नोट डाउन करिए। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए अब मुझे बात बताइए, आपने ओवरऑल क्या है सब कुछ पढ़ लिया इसके अंदर, इसका काम भी कर लिया है, ठीक है, सब कुछ देख लिया है। अब ले देके ये देखना है कि इन तीनों मसल्स की बॉडी में कहां कहां पर्टिकुलर लोकेशन होती है। आप ही बताओ, स्केलेटल मसल्स की कहां होगी? पूरे स्केलेटन पे, जहां जहां बॉडी में स्केलेटन है वहां वहां उससे एसोसिएटेड उसकी स्केलेटल मसल्स होंगी। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं अपन। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं या मैं बता रही हूं उसको क्या करते हैं? लिखते हैं। ठीक है, चलिए क्या कर रहे हैं हम? लोकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसकी लोकेशन कहां है? एसोसिएटेड विथ द होल स्केलेटन with the whole skeleton of our body, with our whole skeleton of our body। ठीक है, होल स्केलेटन का मतलब क्या होता है? जैसे अपन चलो एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे मूवमेंट ऑफ हेड, आप अपने हाथ को इधर कर लो, इधर कर लो, ऊपर नीचे कर लो, अपने हिसाब से कर सकते हो। फिर आता है मूवमेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल इन दैट पर्टिकुलर एरिया वेयर वी वांट टू डू दी मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ लिम्स, लिम्स मतलब अपने हाथ पैर, दोनों ऊपर के हाथों को फोर लिम्स कहते हैं, नीचे के दोनों पैरों को हाइंड लिम्स कहते हैं। अपने हिसाब से मूवमेंट करवाओ। ठीक है, उसके बाद यहां पर बात करें तो ये क्या है? एसोसिएटेड विथ दी वर्किंग ऑफ सम वाइटल ऑर्गन्स। ऐसा नहीं है कि हार्ट एक वाइटल ऑर्गन नहीं है, लेकिन हार्ट हमारे लिए इतना ज्यादा वाइटल ऑर्गन है कि उसके लिए एक बिल्कुल स्पेशलाइज्ड अलग से ही मसल्स रखती है। चाहे तो इसको भी इन्वॉल्व कर सकते थे, लेकिन शायद इसको कुछ और ज्यादा स्पीड से स्पेशलिटी से काम करना था, इसलिए पर्टिकुलरली कार्डियक मसल्स को हार्ट और कार्डियक के साथ ही डाला गया। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल में आ सकता है, देखो
जैसे अपनी ये आंख झपक रही है, तो आंख झपकना आप एक लिमिट तक कंट्रोल कर सकते हो अपने, फिर तो झपकेगी। तो एक तरीके से ब्लिंकिंग ऑफ आईज, सोना नहीं, स्लीपिंग में तो यह है कि ठीक है आपकी जब इच्छा होगी तभी आप आंखें खोलोगे, पर ब्लिंकिंग ऑफ आईज आपके एक लिमिट तक कांटेक्ट में, तो कहीं ना कहीं इसका रोल इस मसल्स में आता है। दूसरा, ये जो भी आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे लिवर हो गया, ईसोफेगस हो गया, लंग्स हो गया, डायफ्राम हो गया, ठीक है, स्टमक हो गया, इन सारे वाइटल ऑर्गन, जैसे किडनी हो गई, ठीक है, ठीक है, ये इसमें तो सिंपल एग्जाम्पल आएगा, या हम लिख सकते हैं इसमें भी, एसोसिएटेड only with the working of heart, only with the working of heart, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या आएगा? हार्ट आएगा, एग्जाम्पल में क्या आएगा? हार्ट आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ आपकी ये तीनों मसल्स के टाइप्स कंप्लीट होते हैं, आप इसको नोट डाउन करिए, देन हम नर्वस टिश्यू को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, इसी के साथ मस्कुलर टिश्यू प्रॉपरली कंप्लीट होता है। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और लास्ट टिश्यू पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है नर्वस टिश्यू। जिसका नाम क्या है? नर्वस टिश्यू। चलिए, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में विथ योर वेरी गुड कैलीग्राफी आप लोग नर्वस टिश्यू हेडिंग डालिए। नर्वस टिश्यू सुन के नर्वस तो नहीं हो गए ना आप लोग? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नर्वस नहीं होना आप लोगों को। नर्वस टिश्यू रिलेटेड टू द नर्व्स ऑफ आवर बॉडी, दैट इज द न्यूरॉन्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। चलिए, क्या हेडिंग डालें हम लोग? नर्वस टिश्यू। क्या हेडिंग डाल सकते हैं हम लोग? नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ठीक है। चलो, क्या मतलब है नर्वस टिश्यू से? नर्वस टिश्यू का मतलब होता है रिलेटेड टू समथिंग ब्रेन, ऐसा कुछ समझ लो। अभी स्टार्टिंग में बता रही हूं, देखो, आपको मान लो बाल्टी में गर्म पानी है, ठीक है, आपने बाल्टी में हाथ डाला, एकदम से पीछे खींच लिया, दैट मीन्स पानी का जो टेम्परेचर था बाल्टी में वो आपसे क्या था? रेजिस्ट नहीं हो पाया, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने एकदम से हाथ हटा लिया। क्या चीज ने आपको सिग्नल भेजा कि नहीं ये पानी गर्म लगा, इसलिए मैंने हाथ पीछे खींच लिया? अभी इस जगह क्या पानी गुनगुना होता या बियरेबल होता ना आपके लिए, तो आप हाथ चला सकते थे, हाथ नहीं खींचते, ठीक है। या आपको कोई पिन चुभ गई, या चलते चलते पैर में कोई कांटा आ गया, आप फट से एकदम से पीछे हो जाते हो एंड यू फील समथिंग पेन। क्या ऐसी बॉडी में चीज है जो आपको सिग्नल दे रही है ये सही है, ये सही नहीं है? मैं आपसे बात कर रही हूं, मैं आपको पढ़ा रही हूं, या आप मुझसे कोई डाउट पूछते, अभी मैं जो भी बोल रही हूं आप क्या कर रहे हो? उसको इंटरप्रेट कर रहे हो, उसे समझ रहे हो। अच्छा मैम आज ये पढ़ा रही है, कल ये लिखाएगी, अच्छा चार्ट फॉर्म में लिखा रही है तो मैं भी कॉलम बना लेता हूं। तो आपका जो माइंड है या आपके ब्रेन में ऐसा कुछ चीज रखी हुई है जो आपको इंटरप्रेट करवाती है, आपको कंटिन्यूस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल देती है, जिसे हम इंपल्स कहते हैं। इंपल्स का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको किसी चीज के लिए प्रोवोक कर दिया, प्रोवोक करने का मतलब है एक्साइटेड हो गए, ठीक है। आपने अपना हाथ गर्म पानी में डाला और आपका हाथ एकदम से पीछे आ गया, आपने क्या एक्साइटमेंट में हाथ हटा लिया,
ठीक है। एक्साइटमेंट होने का क्या मतलब है कि कोई चीज ब्रेन में है जिसने आपको इंपल्स भेजा है और आपके हाथ को प्रोवोक कर दिया है, एक्साइट कर दिया है कि नहीं आप पीछे ले लो, ये सही नहीं है, पीछे ले लो इस चीज को। तो इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में? इसके लिए नर्वस टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। नर्वस टिश्यू का मतलब क्या होता है? टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। जैसे एपिथेलियल टिश्यू में एपिथेलियल सेल्स का ग्रुप था, कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स फाइबर मैट्रिक्स था, मस्कुलर टिश्यू में मसल्स का ग्रुप था, मसल सेल्स का ग्रुप था। उसी तरीके से नर्वस टिश्यू में कौन सी चीजें उसको टिश्यू बनाने के रिस्पॉन्सिबल है? सेल्स रिस्पॉन्सिबल है। कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल है? नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स। ठीक है, नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन। ठीक है, हमारा नर्वस टिश्यू 3 तरीके से डिवाइडेड है। मतलब अगर मैं एक न्यूरॉन की या एक नर्व सेल की बात करूं, भाई एक ही पढ़ूंगी ना, फिर ओवरऑल कंबाइन करके वो एक नर्वस टिश्यू बना लेगा। हमारा एक नर्व सेल या फिर न्यूरॉन जिसकी ग्रुपिंग नर्वस टिश्यू बनाता है, 3 चीजों से मिलकर बना है। ब्रेन, ये पीछे स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी, और स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई पेरिफेरल नर्व्स, पेरिफेरल नर्व्स। स्टूडेंट्स, हो सकता है आपके लिए टॉपिक थोड़ा सा टीडियस हो जाता है, लेकिन आपके लेवल पे जितना सूटेबल है मैं उतना ही बताऊंगी। एक्चुअली इसका जो ब्रॉड वर्जन है ना, वो आप अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी नर्वस सिस्टम में पढ़ोगे। ठीक है, इन फ्यूचर आप 10th 11th के सिलेबस में फुल पढ़ दोगे। ठीक है, तो डोंट वरी, इसमें हमें सिर्फ टिश्यू के बारे में पढ़ना है, तो हम उतना ही कंसाइज वे में पढ़ेंगे जितना कि आपको इजीली समझ में आ जाए। नर्वस टिश्यू नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स का बना हुआ है। मैं नर्व सेल को उठा के देखती हूं, 3 चीजों से बना हुआ है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स। पेरिफेरल नर्व्स मतलब वो नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी और बॉडी के हर पार्ट में सर्कुलेट हो जाएंगी, बॉडी के हर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। पेरिफेरी, पेरिफेरी का मतलब क्या होता है? कोने में जाना। भाई एक स्पाइनल कॉर्ड है, यहां से कोने से ऐसे नर्व्स निकल रही हैं पेरिफेरी पे और हर बॉडी के कोने तक पहुंच रही हैं। मतलब कोई भी चीज का अगर इंपल्स या इंटरप्रिटेशन करना है तो माइंड, ब्रेन क्या करेगा? स्पाइनल कॉर्ड को देगा, स्पाइनल कॉर्ड पेरिफेरल नर्व से वेरियस बॉडी पार्ट्स को सप्लाई कर देंगी। अगर पानी गर्म पानी में है, सॉरी, अगर आपका हाथ गर्म पानी में है तो ब्रेन ने सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड को भेजा, स्पाइनल कॉर्ड से कोई पेरिफेरल नर्व्स आपके हाथ की तरफ जा रही होगी, उसने क्या भेजा? ब्रेन से लेकर इंपल्स भेज दिया हाथ पे और आपने हाथ क्या कर लिया? फट से उठा लिया। उस इंपल्स ने, उस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल ने जो कि ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से होकर आपके पेरिफेरल नर्व में आया है, आपको एक प्रोवोक चीज दी, इवोकनेस दे दी, एक एक्साइटमेंट दे दी कि आपको हाथ क्या करना है? पीछे हटाना है। अब मान लो ऐसा नहीं होता तो आपका हाथ तो रखा ही रह जाता, जल ही जाता। भाई एक लिमिट बाद अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो स्किन और एपिथेलियल टिश्यू विल बर्न ना, आपका हाथ जल जाएगा। आपको सेंसेशन ही नहीं हो रहे हैं बॉडी में। सेंसेशन मतलब चीज का पता पड़ना, चीज को इंटरप्रेट करना, चीज को समझना, चीज को गेन करना। अब आप भूनों की तरह बैठे हो, बिल्कुल भी दिमाग आपका काम नहीं कर रही, और नॉट यूजिंग योर ब्रेन। अगर आपका ब्रेन यूज होगा तो नर्व सेल्स एक्टिव होंगे, न्यूरॉन्स काम करेंगे। अगर न्यूरॉन्स काम करेंगे तो सिग्नल कंटिन्यूस, कोई ना कोई सिग्नल ब्रेन से रिलेटेड स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड में वेरियस पेरिफेरल नर्व से ट्रांसमिट हो जाएगा। आज आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, किसी बच्चे को लगता है नहीं ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फट से लिख लेता हूं। क्यों आपको ऐसा लगा कि मैं जो बोल रही हूं आपको सुनकर लिखना चाहिए? क्यों आपके हैंड में एक्टिविटी हुई? चलो ठीक है कि एक्टिविटी मस्कुलर टिश्यू की वजह से हुई, लेकिन ब्रेन ने बोला दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू राइट। ब्रेन का मैसेज गया, इंपल्स गया स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड ने हाथ की पेरिफेरल नर्व को भेज दिया, आपने पेन उठाया, फट से लिख दिया। ठीक है, तो ये चीज क्या है? आपने इंटरप्रेट करी है, आपने इंटरप्रेट किया है, समझा है, देन आपके ब्रेन ने सिग्नल या इंपल्स स्पाइनल कॉर्ड को दिया है और इस इंपल्स ने एक इवोकनेस, एक प्रोवोकनेस आपके हाथ में शो करी है और आपको फिर जो भी सही लगा है आपने उसको नोट डाउन किया है। ठीक है, ये ओवरऑल सिनेरियो है आपके नर्वस टिश्यू का। आपका जो नर्वस टिश्यू है नर्व सेल से बनता है। एक नर्व सेल 3 चीजों की बनती है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स।
ठीक है। पर्टिकुलर ब्रेन में भी नर्व सेल है, स्पाइनल कॉर्ड में भी नर्व सेल है और आपके पेरिफेरल नर्व्स में भी नर्व सेल है। तो कहीं ना कहीं इस नर्वस टिश्यू में मेरे को नर्व सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत बखूबी से आपको पढ़ाना पड़ेगा और आपको भी बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर अपन इसका इंट्रोडक्शन की बात करें, अगर अपन इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैं क्या लिखूंगी? It is one of the most important tissue of our body, most important tissue of our body। ठीक है। उसके बाद अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, ये तो जनरली क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या आएगा? देखो, कंपोज्ड ऑफ nerve cells or neurons, nerve cells and neurons। अब मुझे एक बात बताओ, ब्रेन एक ऑर्गन है, स्पाइनल कॉर्ड एक ऑर्गन है और पेरिफेरल नर्व्स एक ऑर्गन है। मैं इन तीनों को इसमें आपको बता रही हूं, मैं आपको ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व्स के बारे में बताऊंगी नहीं। एक्चुअली ये इन नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स की लोकेशन है। और ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व्स, ब्रेन में आपके नर्व सेल्स का ग्रुप है नर्वस टिश्यू, स्पाइनल कॉर्ड में नर्व सेल्स का ग्रुप है नर्वस टिश्यू, पेरिफेरल नर्व्स में नर्व सेल्स का ग्रुप है नर्वस टिश्यू। तो तीनों टिश्यू ने एक स्पेसिफिकली डिजाइन कर लिया। ब्रेन में नर्वस टिश्यू ने डिजाइन कर लिया तो ऑर्गन ब्रेन बन गया, स्पाइनल कॉर्ड में गया तो ऑर्गन स्पाइनल कॉर्ड बन गया और पेरिफेरल नर्व्स बन गई। पेरिफेरल नर्व्स भी कॉम्बिनेशन करके ऑर्गन का पार्ट ही है और तीनों मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बन गया जिसका नाम क्या होगा? नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो एक तरीके से आपके नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स का ये लोकेशन है और कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें इंटरलिंक्ड है। आपको ले दे के पढ़ना इन सब के बारे में ही है, चाहे आप टॉपिक वाइज, कैटेगरी वाइज पढ़ो या आप सिस्टम में उसको पढ़ो। ठीक है। कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। ठीक है। अब हम कह सकते हैं, देखो, अब मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, मतलब मुझे कहीं ना कहीं नर्व सेल के बारे में पढ़ना है। भाई जैसे नर्व सेल्स होते हैं, चलो मैं आपको एक डायग्राम बना के बताती हूं। ठीक है। ये मैं किसका डायग्राम बना रही हूं? मैं नर्व सेल का डायग्राम बना रही हूं। किसका डायग्राम बना रही हूं? मैं नर्व सेल का डायग्राम बना रही हूं। ठीक है। ठीक है। आप एक काम करिए, आप भी साथ साथ में डायग्राम बनाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, ड्रॉ दिस डायग्राम। दिस इज द डायग्राम ऑफ अ नर्व सेल और नर्व सेल को आप न्यूरॉन भी बोलते हो। ठीक है। इसका डायग्राम बनाइए आप लोग। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने डायग्राम बनाया। देखिए, मैंने सिर्फ डायग्राम का फ्रेमवर्क बनाया है। एक तरीके से देखा जाए तो नर्व सेल के 3 पार्ट है, एक ये और एक ये। ठीक है। मैं इनकी लेबलिंग नहीं कर रही हूं क्योंकि ये लेक्चर में यहीं पर क्लोज कर रही हूं। इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगी। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने मस्कुलर टिश्यू का बचा हुआ जो 3 तरीके के टिश्यू थे उसके, या जो आपके जो मसल्स थे वो पढ़ लिए थे। स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक। स्केलेटल एसोसिएटेड विथ स्केलेटन, स्मूथ विथ सम वाइटल ऑर्गन्स, कार्डियक विथ हार्ट। वॉलेंटरी है स्केलेटल, इनवॉलेंटरी स्मूथ एंड कार्डियक। स्केलेटल में आपको माइक्रोस्कोप में स्ट्राइप्स, अल्टरनेट बैंड्स दिखेंगे। इसमें आपको
स्मूथ में नहीं दिखेंगे। कार्डियक में भी स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि एज सच नहीं दिखते, लेकिन जिसमें स्ट्राइप्स दिखते हैं उसमें इतने प्रोमिनेंट नहीं होते स्केलेटल की तरह, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू खत्म हो गया। देन फिर मैंने आपका नर्वस टिश्यू स्टार्ट कराया। नर्वस टिश्यू में क्या था, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि भाई नर्वस टिश्यू मेरी बॉडी में एक तरीके से किस किस चीजों के लिए हेल्पफुल है, किसी चीज को ट्रांसमिट करने के लिए, चीजों को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, सिग्नल पहुंचाने के लिए। ये सब तो क्या था, मैं आपको फंक्शंस में लिखाऊंगी। तो मोटा मोटा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था, पूरा समझा दिया था, एग्जाम्पल दे दिया था। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि भाई टिश्यू सेल्स का बना हुआ रहता है, तो नर्वस टिश्यू का सेल हो गया नर्व सेल या फिर न्यूरॉन, जो कि बॉडी में कहां कहां लोकेटेड है, 3 स्पेसिफिक रीजन में, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्व, फिर पेरिफेरल नर्व से पूरी ऑल ओवर बॉडी में। लेकिन मतलब इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये कनेक्टिव टिश्यू भी है, ब्रेन को हर पार्ट से जोड़ रहा है ना, और अगर किसी पार्ट को सिग्नल ब्रेन को देना है तो पेरिफेरल नर्व से होकर ही सिग्नल वापस से स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में चला जाएगा। वो आगे की बातें मैं तो अभी आपको सिर्फ मोटा मोटा बता रही हूं, फिर मैंने आपको डायग्राम बनाया, इसकी लेबलिंग नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और पूरा नर्वस टिश्यू कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।